ओके, आगे चलते हैं जी। हमने दिखाया तालूत और जालूत, तालूत और जालूत। तालूत का किसी को पता नहीं अंब कौन है कौन नहीं, जब तक आप ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं जाते। ओल्ड टेस्टमेंट आप किस तरह देते हैं, जब तालूत ने जो वाकया बना हुआ है वो वाकया हमें बताता है कि ये सॉल द किंग है। जैसा कि मैंने बताया, रिवाइंड कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि जिन लोग बाद में जुड़े हैं उनको पता लग जाए, और फिर मैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन पे जाता हूं। तालूत इज सॉल, और तालूत और जालूत जो है वो असल में जो गलायत था, जिसके साथ हजरत दाऊद ने लड़ाई की थी, और गलायत जो है जो कि तालूत जालूत बनाया हुआ है, वो असल में फलस्तीनी था जो कि रिवर क्रॉस करके यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आके अटैक करते थे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया। आपको ये तमाम कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली देखना पड़ेगा, वरना आपको समझ नहीं आएगी। जो बैक से रिवाइंड कर ले, जिन्होंने नहीं देखा वो रिवाइंड करें। शुरू से हम इसी तरीके से चल रहे हैं। आज इतनी डिस्कशन डिबेट्स होनी भी नहीं थी, मुझे पता था इस चीज का 100%, और होंगी भी नहीं। कोई बंदा जिसने कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है वो आ जाए, मैं उसके साथ बात करने को तैयार हूं। अब दाऊद ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने सल्तनत और हिकमत अता की। जो कुछ सिखाया इसको अल्लाह ग्रोह के जरिए दफा करता है, जमीन दफनाता है और खत्म करता है। ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जिसके ऊपर मुसलमान आके ये नहीं आपको कह सकते अब कि अरबी लोग फलस्तीनी थे। अरबी लोग फलस्तीनी नहीं थे, देवर ग्रीक पीपल। और ग्रीक की एक सिटी कार्टे, जो कि मैंने आपको दिखाया कि आपके पास वहां से ये आए, आके अटैक करते थे। मैंने आपको दिखाया, आप लोगों ने देखा। दोबारा से दिखा देता हूं ताकि मैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर चलूं। ये कार्टे वो जगह है जो कि आपको जेनेसिस के अंदर 22 के अंदर दिखाया गया। यहां से आते थे, यहां पे आके वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप के अंदर यहां पे आके आते थे और अटैक करते थे, सेटलमेंट करते थे। इन सेटलमेंट को खत्म किया गया। ये अटैकर्स थे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट जगहों से अटैकर आते थे और आके अटैक करते थे और वहां से चीजें लेके चलते थे। दिस इज द रियलिटी हाउ इट वाज डेवलप्ड। वी आर गोइंग टू गो बैक आवर प्रेजेंटेशन नाउ। अब हम, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, और प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से दोबारा से देख सकें। अब आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि मैंने जिस वक्त फर्स्ट टाइम में कुरान का सिर्फ रेफरेंस दिया था, लेकिन मैंने कुरान की आयतें नहीं दिखाई थी। मैंने आयतें सारी पढ़ दी, जेनेसिस की मैंने आयतें पढ़ दी आपको, आपने वो देख ली। यहाँ पे किंग सॉल जिसको जालूत का नाम दिया गया है, ये उसकी सल्तनत आ गई है 1000 बीसी के अंदर। यहाँ पे फलस्तीनियों लोग जो कि आ रहे हैं उनके साथ लड़ाइयां शुरू हो रही हैं। और ये आपका जो नीचे का व्हाइट हिस्सा है, ये वो गाजा स्ट्रिप और उसके आगे का हिस्सा है जिसके ऊपर फलस्तीनी अक्सर आकर अटैक करते थे। ग्रीन हिस्सा वो है जिसके ऊपर इस वक्त हिब्रू इजराइट्स रहते हैं और वो यहां से आके इनके ऊपर अटैक करते थे और इनकी चीजें लेते थे। किंग डेविड ने सबसे पहले जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाया। कैपिटल बना के यहां से बैठ के उसने किंगशिप शुरू की। जैसा कि कुरान कहता है कि नबियों में से एक नबी था जो कि असल में सैमुअल था। नबियों में से एक नबी था जिसको हिब्रू लोगों ने कहा कि हमें बादशाह दो। सबसे पहला बादशाह कुरान के मुताबिक सॉल यानी कि जालूत, अरबी के अंदर देखेंगे तो जालूत वो बादशाह बना। दूसरा बादशाह डेविड बना। डेविड जो था वो जेरूसलम, उसने उसको अपना कैपिटल बनाया। ये लैंड ऑलरेडी उनके पास था। फलस्तीन का इस इलाके के अंदर कुछ भी नहीं है। फलस्तीन नीचे गाजा स्ट्रिप और इस वाले एरिया से ऊपर इन लोगों के ऊपर अटैक करते थे। किंग डेविड ने, दाऊद ने फाइनली जालूत और जालूत को कत्ल किया और फाइनली गेम को स्टैब्लिश किया। दिस इज हाउ कुरान एग्री करता है उनके साथ। तो तालूत सॉल, जालूत गुलायत, गुलायत फलस्तीनी जिसको जालूत कहा गया है, किंग डेविड ने, दाऊद ने उसको खत्म किया। अब आपके पास इजराइल आ गया हिब्रू लोगों के पास। उसके बाद किंग सोलोमन आया जिसने जेरूसलम में सबसे पहले सोलोमन टेंपल बिल्ड किया। सोलोमन टेंपल भी कुरान के अंदर मौजूद है। हजरत सुलेमान के किस्से के अंदर मैंने सारा दिखाया था। सोलोमन टेंपल इस वक्त जरूरी नहीं है दिखाना, क्योंकि कुरान इस चीज को मानता है, क्योंकि कुरान इसलिए भी इसको मानता है कि मस्जिद अक्सा सोलोमन टेंपल के ऊपर बनाई गई थी और मोहम्मद के मरने के बाद चूंकि मस्जिद अक्सा बनी थी, लिहाजा ये जो होली मॉस्क का नाम कुरान के अंदर लिखा गया है कई जगह के ऊपर, वो टेंपल ऑफ सोलोमन की बात होती है। मैंने टेंपल ऑफ सोलोमन और मस्जिद अक्सा के ऊपर काफी डिटेल में पास्ट में चूंकि बातें कर चुका हुआ हूं, इस वजह से आज मैं उसको नहीं बताऊंगा। लेकिन कुरान इस चीज से एग्री करता है कि जेरूसलम में जो सोलोमन टेंपल है वो भी किसने बनाया? हजरत सुलेमान ने बनाया। और मुसलमानों का पहला किबला यही था। लिहाजा ये सारा इलाका हिब्रूज और जूस का है, हिब्रूज और जूस का है। और ये प्रॉमिस लैंड है, जैसा कि मैंने कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 20, 21, 22 में दिखाया कि मूसा को ये लैंड दे दिया गया था। और ये मूसा से 1000 साल बाद की बातें हो रही है तकरीबन, जहां पे अब ये सारा कुछ आ चुका है। यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड।
इससे अगर हम आगे चलते हैं तो सलमान की वफात के बाद जो ये लैंड है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, हिब्रूज के ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक जूडा की कौम जिसने जेरूसलम जिसके पास था, और एक समारिया। अगर आप न्यू टेस्टमेंट में देखेंगे तो समारिया और जेरूसलम इसके ऊपर काफी बातें हो रही हैं। समारियन वुमेन के पास जॉन चैप्टर नंबर 4 के अंदर जीसस क्राइस्ट जाते हैं और वो बात करती है कि ये वो माउंटेन है जिसके ऊपर जेकब ने कुआं बनाया था और उस कुएं से पानी ले रही है। वहां पे जीसस क्राइस्ट आके सोर्स से बात करते कहते हैं कि द टाइम इज कमिंग, रादर नाउ हैज कम, व्हेन यू डू नॉट नीड टू गो टू द टेंपल टू वर्शिप। जेरूसलम जाके टेंपल में वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, रादर यू कैन वर्शिप इन हार्ट्स एंड स्पिरिट वेयर एवर यू आर। तुम अपने दिल और रूह के अंदर वर्शिप करोगे तुम जिस भी जगह पे हो। ये उसकी 931 BCE की 30 BCE की पिक्चर है। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 63 BC के अंदर रोमन्स ने इसको ऑक्युपाई किया। रोमन्स ऑब्वियसली उनकी नफरत टुवर्ड्स जूज एक बहुत ज्यादा थी, और जूज चूंकि इजराइल, मैंने जैसा कि शुरू में बताया, इजराइल एक लैंड भी है, इजराइल जेकब का नाम भी है, लिहाजा इजराइल की जेकब की वजह से इसको इजराइलियाइट्स भी बोलते हैं, इसराइली भी बोलते हैं। लिहाजा उन्होंने इस लैंड को वापस फलस्तीन कहना शुरू किया, और यहां से वर्ल्ड डे फलस्तीन फर्स्ट टाइम इस लैंड के साथ एसोसिएट होता है 2000 BC के अंदर, सॉरी 63 BC के अंदर। 63 BC के अंदर जब रोमन्स ने टेरिटरी ऑक्युपाई की, नफरत फॉर द जूज मेड देम कॉल दिस लैंड फलस्तीन रादर देन इजराइल, क्योंकि इजराइल इजराइली कौम से एसोसिएटेड है, और चूंकि रोमन्स ने इजराइली कौम के ऊपर फतेह कर ली थी, लिहाजा उन्होंने इसको फलस्तीन का नाम दिया, उसका नाम दिया जो लोग यहां पे आके उन पे अटैक करते थे, उनको जलील करते थे, उनके नाम से इस लैंड का नाम उन्होंने फलस्तीन रखा, ताकि यहां के यहूदियों को जलील करके दिखाया जा सके, जलील करके दिखाया जाए, उन्हें याद कराया जाए कि वो जो फलस्तीनी तुम पे अटैक करते थे अब हम आगे हैं और हमने उनके नाम को जिंदा कर दिया है, नाउ इसका नाम है पैलेस्टीन। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रोमन्स ने इसका नाम फलस्तीन रखा, डाला इस इलाके का नाम। क्यों, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोहम्मद का टाइम आता है, इस्लामिक वर्ल्ड स्टैब्लिश होती है। मोहम्मद अपना पहला किबला जेरूसलम को बनाता है। जैसे ही नमाज का जिक्र आता है कि नमाज पढ़ो, मोहम्मद किबला बना देता है जेरूसलम को। अब यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहां पे प्रॉब्लम यह आता है कि आपके पास ये आता है कि सबसे पहले हमने नमाज दी है इब्राहिम को। जैसा कि आपको याद होगा, वो जो लड़का आया था जो मुझे स्कूल करने आया था, स्कूल में आया था, सूरह बकरा के अंदर कहा जाता है कि नमाज हमने दी थी इब्राहिम को। अगर मुसलमानों के मुताबिक नमाज मिली थी इब्राहिम को, और मुसलमानों के मुताबिक इब्राहिम और इस्माइल ने काबा मक्का में बिल्ड किया था, जो कि काबा आजकल इनका काबा है, और नमाज वहां पे दी गई थी, तो पहला किबला जेरूसलम की तरफ अंब लेने गए थे आप लोग। ये कुरान के अंदर एक ऐसी कंट्राडिक्शन है जिसको आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। जो किबला अव्वल है वो जेरूसलम की तरफ अंब लेने के लिए आपने किया था। अगर इब्राहिम के ऊपर जब नमाज आई थी तो वो मस्जिद अक्सा में नहीं था, वो तो मक्का में था, तो वहां पे रुख आपने अंब लेने के लिए रखा था, जेरूसलम की तरफ रुख क्यों किया? जेरूसलम का जो टेंपल है वो बना रहा है सोलोमन, हजरत सोलोमन। अगर सोलोमन टेंपल बना रहा है और मूसा का जो
टैबरनेकल है वो तो माउंट साइनाई के ऊपर पीछे, ऑल द वे नियर द इजिप्ट। यहां पे टेंपल सुलेमान की तरफ रुख करके मुसलमान नमाज पढ़ क्यों रहे हैं? मुसलमान वंस अगेन अगर इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करके नमाज पढ़ रहे हैं, और इब्राहिम की सुन्नत के मुताबिक इब्राहिम ने खाना काबा बनाया और वहां पे मकाम इब्राहिम भी है, और इब्राहिम ने यहां पे नमाज पढ़ी, तो मुझे बताएं कि मुसलमानों को खाना काबा की नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी कभी भी किसी भी टाइम पे? यहां से एक नई कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होती है। किसी और दिन के लिए पार्क करेंगे इसे। यहां से हम आगे निकलते हैं। तो चूंकि ये खिबला बन गया, बाद में उमर बिन खत्ताब के कहने की वजह से ये किबला चेंज हो गया और ये मस्जिद अक्सा से निकल के इस साइड पे आ गया। बाय द वे यहां पे मस्जिद अक्सा के बारे में बताते चलूं, मस्जिद अक्सा जो है मोहम्मद के मरने के कई सालों के बाद बनी जा रही है, और ये डोम ऑफ द रॉक के सदरन एरिया में मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा के ऊपर मेरी 2-3 डिबेट्स हैं, किसी ने देखनी है जाके देख ले। मोहम्मद जिस वक्त इस दुनिया के अंदर था उस वक्त मस्जिद अक्सा का वजूद ही नहीं था, और टेंपल ऑलरेडी टूट चुका है 70 एडी के अंदर। टेंपल ऑलरेडी टूट चुका हुआ है 70 एडी में। मोहम्मद ने इसरा वल मेराज जब किया और वो मस्जिद अक्सा तक गया, मस्जिद अक्सा बनी नहीं हुई है, हिस्टोरिकल एरर है कुरान के अंदर। इट्स अ हिस्टोरिकल एरर इन कुरान। मोहम्मद मस्जिद अक्सा जा ही नहीं सकता क्योंकि मस्जिद अक्सा भी बनी नहीं हुई। मस्जिद अक्सा जब मुसलमानों ने बनाई, वो जब जेरूसलम के ऊपर कब्जा किया, इजराइल के ऊपर कब्जा किया, पहला अटैक जब किया, उन्होंने मस्जिद अक्सा टेंपल के साथ अटैच्ड मुंसलिक माउंटेन, माउंट छोटी पहाड़ी उसके ऊपर बनाई, अपनी इजारादारी करने के लिए कि नाउ वी आर द कॉन्क्वेस्ट, वी हैव कॉन्क्वेस्ट योर लैंड, हमने तुम्हारे लैंड पे विजय कर ली है, हम ऊपर हैं तुम नीचे हो। जूस को जलील करने के लिए, वंस अगेन जूस को जलील करने के लिए कि तुम्हारा जो टेंपल है, तुम जब भी अपने सदरन वॉल के ऊपर खड़े होके दुआ करोगे, तुम हमारी मस्जिद के नीचे रहोगे, हमारी मस्जिद के पैरों में रहोगे, हमारी मस्जिद के नीचे खड़े होगे। दिस इज हाउ मुसलमानों ने जूस को जलील किया, और मस्जिद उनकी टेंपल के ऊपर पहाड़ी के ऊपर बनाई। अगर कोई भी बंदा जाके देख सकता है इस वक्त, कैसे? गूगल मैप्स खोलो, डोम ऑफ द रॉक लिखो, वहां पे जाके आप गूगल नेविगेशन के जरिए जाके देख सकते हो कि आप नीचे उतर के टेंपल तक आ सकते हो। सो जो दीवार के ऊपर खड़े होकर जूस आज तक प्रे करते हैं, वो मस्जिद अक्सा के नीचे खड़े होते हैं, उसके पैरों में खड़े होते हैं। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने इजारादारी की। अगर आप देखो कि टेंपल के ऊपर जो बनाया गया डोम ऑफ द रॉक, वो 706 एडी के अंदर कंप्लीट हुआ। 696 में स्टार्ट किया गया। मोहम्मद की 632 के अंदर डेथ हो रही है, 632 के अंदर डेथ हो रही है, 696 के अंदर डोम ऑफ द रॉक स्टार्ट किया गया, 706 के अंदर कंप्लीट किया गया। डोम ऑफ द रॉक की सदरन साइड के ऊपर एक छोटी मस्जिद है जिसको मस्जिद अल अक्सा डोनेट किया जाता है। मुसलमान ये बोलते हैं, मुसलमान हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि 636 से लेके 640 के दरमियान मस्जिद अक्सा जो सदरन एरिया में है, जिसका ब्राउन डोम है, वो बनाया गया, और ये भी मोहम्मद के मरने के 6 से 8 साल बाद बन रही है। जबकि कुरान की चैप्टर नंबर 66 सूरह इसरा मोहम्मद के मरने से कोई 7-8 साल पहले आ रही है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा पहले आ रही है सूरह इसरा। तो मोहम्मद कभी भी मस्जिद अक्सा जा ही नहीं सकता, क्योंकि मस्जिद अक्सा वहां पे है ही नहीं। लेकिन उसकी वजह से एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब ये नया कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मुसलमान जो हैं उनको भी जेरूसलम चाहिए। यहूदियों के पास जेरूसलम है, मुसलमानों को भी चाहिए। यहां पे रोमन्स ने पहले ही जेरूसलम डिवाइड किया हुआ है।
रोमन से चल गए हैं, क्रिश्चियंस को भी ये लैंड चाहिए है, और अब मुसलटे भी इस लैंड के ऊपर शुरू हो गए। क्रूसेडर्स का जमाना शुरू होता है, 11वीं सदी आ गई है। बेजेंटीनियन एम्पायर और क्रूसेडर्स, मुस्लिम एम्पायर, यहां पे लड़ाई शुरू हो रही है, और हजारों नहीं लाखों लोगों का कत्ल होता है इस लैंड के लिए। मुसलमानों को लैंड पे लैंड चाहिए, वो ये सारा इलाका फतेह करते हैं, ऑल द वे स्पेन तक पहुंचते हैं 10वीं सदी के अंदर। स्पेन पे पहुंचने के बाद उससे तकरीबन कुछ अर्सा पहले से एक कौंसल्स शुरू होती हैं। क्रिश्चियंस की 28 कौंसलें होती हैं कि हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्राइस्ट ने कहा जो तलवार से जीता है वो तलवार से मरता है, लिहाजा हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर बताया गया, क्राइस्ट ने कहा कि डिफेंड करना जरूरी है, जो जालिम के सामने डिफेंड नहीं करता वो खुद भी जालिम है। बहसें हो रही हैं, 28 डिफरेंट कौंसल्स होती हैं, और चर्च इजाजत नहीं दे रहा अभी तक कि एक ऑर्गेनाइज्ड वॉर करनी चाहिए मुसलमानों के खिलाफ कि नहीं करनी चाहिए। जो उस वक्त का सीनियर फादर है, पोप है, उसको पता लगता है कि अब मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा और ये लोग लड़ाई शुरू कर देंगे। वो 29th कौंसिल में शामिल ही नहीं होता कि मेरे सर पे गुनाह ना आए इस कत्लो कताल का। लिहाजा बाकी जो चर्च हैं वो मिलके फैसला करते हैं कि हाँ हमें डिफेंड करना है। स्पेन में मुसलमानों का हमला हो चुका है, और पिछले 70-80 साल से ये इस वक्त मुसलमान स्पेन में अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को मल्क जमीन बना रहे हैं। इजिप्ट के अंदर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है इस वक्त। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ऑफ द इजिप्ट इस वक्त सरनगू हो चुके हुए हैं। इजिप्ट की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसमें जूइश और क्रिश्चियंस किताबें जो कि रोल की सूरत में होती हैं, उनको हमाम के अंदर, नहाने वाले बाथरूम्स हमाम के अंदर उनके पानी गर्म करने के लिए जलाया जा चुका है इस वक्त। 6 महीने तक कायरो इजिप्ट के हमाम खानों, बाथरूमों में लकड़ी की बजाय वो किताबें जो कि स्क्रोल की सूरत में होती हैं, जिसके बीच में लकड़ी होती है, वो जलाई गई। हिस्ट्री में लिखा गया है इतनी कुतब जलाई गई इजिप्शियन। ये सारा कुछ हो चुका है। अब जाके क्रिश्चियंस को होश आया है कि हमने इनके खिलाफ आवाज उठानी है, लड़ाई करनी है, डिफेंड करना है। दैट इज द 11th सेंचुरी। यहां पे अब जेरूसलम का एरिया उनका है, और यहां पे 200 साल की एक लड़ाई चलती है। इवेंचुअली 1517 से लेके 1917 तक ये पूरा इलाका ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ जाता है। क्रूसेडर्स पीछे हट चुके हैं, बंद हो चुके हैं। क्रूसेडर्स के अंदर अपने इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, बाद में चर्च की सपोर्ट बंद होती है। 200 साल के बाद ये बहुत बुरे तरीके से इंटरनल फसादात और लड़ाई में ताकत की वजह से खत्म हो चुके हैं। चर्च भी पीछे हट चुका है। फाइनली दे वैनिश्ड। इजराइल, जेरूसलम दोबारा मुस्लिम एम्पायर के पास चला जा चुका है। ऑटोमन एम्पायर का आगाज हो चुका है। यहां पे लफ्ज फलस्तीन दोबारा इजराइल के साथ अटैच हो जाता है अनऑफिशियल तौर के ऊपर। अनऑफिशियल तौर के ऊपर फलस्तीन इस इलाके को दोबारा कहा जाना शुरू हो चुका है। वंस अगेन, फलस्तीन कभी भी इस इलाके के साथ नहीं था। अगर आपको, जैसे कि मैं पहले दिखा चुका हूं, ये यहां पे अटैकर्स थे। ये जो फलस्तीन यहां पे अनऑफिशियल तरीके से ऐड हो गया, इसके बाद हमारे पास आजकल का जमाना आता है, 20th सेंचुरी। लेकिन 20th सेंचुरी तक, लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं, बर्थ होती है जायनिज्म की। जायनिज्म की बर्थ ऑफिशियली 1897 के अंदर हुई थी।
आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। द मेन पर्पस वाज कि जूइश ने एक मूवमेंट चलाई जो कि पहले अनऑफिशियली घरों में और लोगों के दरमियान रही, और उन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि हमें अपना लैंड वापस लेना है। 1897 में ये ऑफिशियल हुई और यहां से लैंड वापस लेने की चीज पुश होना शुरू हुई। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल जिनका सूरज कभी गरूब नहीं होता। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड ब्रिटिश ने दुनिया के ऊपर कब्जा करना शुरू किया और उसने मुस्लिम एम्पायर को, ऑटोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद किया और दुनिया जहान के ऊपर आया। जैसा कि आपको पता है, इंडिया तक ये लोग पहुंच गए। वर्ल्ड वॉर वन, फास्ट फॉरवर्ड टू वर्ल्ड वॉर वन 1918। आपके पास एक फ्रेंच जोन आता है, एक ब्रिटिश जोन आता है, एक रशियन जोन आता है और एक इंटरनेशनल जोन आता है, और वर्ल्ड वॉर वन की एक स्टार्टिंग हुई है। वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्टिंग में ब्रिटिश थोड़े से हल्के पड़ते हैं। यहां पे ज्विश होमलैंड एस्टैब्लिशमेंट की डिक्लेरेशन होती है जो कि बेलफोर्ड करता है कि हम जूस को इसराइल में एक थोड़ा सा लैंड देंगे कि वो वहां पे आ सकें वर्ल्ड वॉर वन के बाद। और यहाँ पे 1923 के अंदर ये डिक्लेरेशन मानी जाती है कि जनाब अब हम जूस को भी लैंड देंगे। जूस ने इस लैंड को वापस लेने के लिए बहुत मेहनत की। इट वॉज देयर लैंड टू बिगिन विद, और उन्होंने दुनिया में किसी और जगह लैंड नहीं बनाया। अमेरिका चले गए, अमेरिका में कोई स्टेट, जूइश स्टेट नहीं बनाई। ब्रिटेन में रहे, कोई जूइश स्टेट नहीं बनाई। इंडिया है, जूइश स्टेट नहीं बनाई। ईरान में है, जूइश स्टेट नहीं बनाई। चाइना में है, जूइश स्टेट नहीं बनाई। दुनिया के जिस भी कंट्री में गए, कहीं पे भी उन्होंने जूइश स्टेट नहीं बनाई। उनका एक ही प्रॉमिस्ड लैंड है जो अब्राहिम को प्रॉमिस किया गया, जेकब के नाम से, इजराइल के नाम से। दे आर ट्राइंग टू गो बैक टू गेट द सेम लैंड, और उस लैंड के ऊपर 2000 साल तक वो रहे। फिर उनको 2000 साल धक्के खाए और फिर दे वांट टू गो बैक, दे वांट टू गेट देयर लैंड बैक। जूइश होलोकॉस्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1940 के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ईरान को पता लग चुका है कि जूस को कुछ लैंड दे दिया गया हुआ है। यहां पे 1923 के अंदर जूइश नेशन एस्टैब्लिशमेंट का डिक्लेरेशन हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपका जो ग्रैंड मुफ्ती है वो हिटलर से मिलता है और हिटलर से बातचीत करता है और जूइश होलोकॉस्ट की बात होती है। अगर आप देखें, हिटलर इनिशियली जूस को कत्ल करने के हक में ही था, वो उनको वहां से निकालने के हक में था। लेकिन इवेंचुअली ग्रैंड मुफ्ती मुसलमानों की सपोर्ट हिटलर को देके उसे कहता है कि मैं सपोर्ट देता हूं, इनको निकालने की बजाय इनको फना करना शुरू करो। दैट्स वेयर द जूइश हॉलोकॉस्ट स्टार्ट। अब आगे चलते हैं। जूस ने माइग्रेट करना शुरू किया टुवर्ड्स इजराइल, क्योंकि 1923 की डिक्लेरेशन हो चुकी है कि ये लैंड हम तुम्हें दे रहे हैं। जब ब्रिटिश ने देखा कि यहाँ पे जूस बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो ब्रिटिश ने इमिग्रेंट बैन लगाया, लिमिट लगाई कि इससे ज्यादा जूस इधर माइग्रेट नहीं कर सकते। यहां पे एक और मसला शुरू हुआ और जूस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से स्मगल होके आना शुरू हुए। हिस्ट्री पढ़िए आप, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। हु एम आई, मैं एक जस्ट अ रैंडम गाय ऑन द इंटरनेट। यूएन ने रीबर्थ दिया जूइश स्टेट इजराइल को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1947, और इस लैंड को डिवाइड किया गया बिटवीन द जूइश स्टेट एंड द पैलेस्टीनी स्टेट। जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं वो जूइश स्टेट है, जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं वो पैलेस्तीनी स्टेट है। जेरूसलम बीच में एक ऐसा हिस्सा बना दिया गया जिसमें जूस और मुसलमान दोनों मिलके हुकूमत करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज लुक्ड एज येलो।
यहां पे बहुत तेजी से जूस अब आना शुरू हो गए, बिकॉज अब डेवलप की है, यूएन ने उसको एक्सेप्ट कर दिया है। दैट इज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जूइश होलोकॉस्ट सारा कुछ हो चुका है, अब जूइश स्टेट एस्टैब्लिशमेंट बन गई है। लेकिन चूंकि अब जूइश स्टेट एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, यूएन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लोग वहां पे जूस लोग आना शुरू हो गए हैं, अरब जो हैं वो कैसे उसको एक्सेप्ट कर लें, अरब मुसलमान कैसे एक्सेप्ट कर लें कि ओहो हमारे ओटोमन एम्पायर ने जो जीता था अब वो वापस हमसे निकल रहा है, हमें तो वापस लेना। और यहां पे एक वॉर शुरू होती है जो कि पिछले 80 सालों से 70 सालों से जारी है। उस वॉर में क्या कुछ हो रहा है शॉर्ट में चल के बताता हूं आपको, फिर हम असल में आएंगे अपने दोबारा मुद्दे के ऊपर। अरब इजरायली वॉर जब शुरू होती है, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट मिल के लिबनान, देखिए कितनी कंट्रीज हैं, लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे मिलके इस छोटे से हिस्से, इस छोटे से ब्लू हिस्से के ऊपर अटैक में चल रहे हैं। और वो छोटा सा जू हिस्सा वो क्या करेगा, ये आप देखेगा कि अगले 70 सालों में क्या होने वाला है। जूइश नेशन के जब जूइश लोग इस लैंड के ऊपर आ गए, अब इनको यहां से हटा कोई नहीं सकता। पहला अटैक जब होता है, इजिप्ट और जॉर्डन जब मिलके करते हैं 1949 के अंदर, हिस्ट्री में जाके पढ़िए, 75,000 से ज्यादा पैलेस्तीनी वहां पे एक्सपेल होते हैं। कुछ हिस्सा जॉर्डन पकड़ता है और नीचे का कुछ हिस्सा इजिप्ट पकड़ता है और वो इसको ऑक्युपाई करते हैं। जॉर्डन और इजिप्ट दो कंट्री मेजरली मिलके 1949, फास्ट फॉरवर्ड टू 1967, 60 डे वॉर या 6-डे वॉर, इसे सिक्स डे वॉर कहा जाता है, वो वार होती है फाइनली, और ये इलाका छुड़वा लिया जाता है। सानाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड गोलन हाइट्स, ये सारे के सारे इलाके के ऊपर एक मुकम्मल तौर पे ऑक्यूपेशन वापस आती है। यूएन रेजोल्यूशन और बाकी रेजोल्यूशन में सारा कुछ वापस आते हैं और लैंड लिया जाता है। यहां पे पैलेस्टीनियन रीलोकेट करते हैं, कुछ लेबनान निकलते हैं, कुछ जॉर्डन निकलते हैं, कुछ इजिप्ट निकलते हैं और बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब उनको भी मारा गया जब उन्हीं के मुसलमानों ने सिक्स डे वॉर में इसको ऑक्युपाई करने की कोशिश की थी। यहां से वो लोग हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, बिकॉज ये एक सीन बनता है। आपके पास कायरो इजिप्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वापस 1967 के बाद इजराइल के अंदर घुसती है और ये यहां पे इंटरनल खाना जंगी करवाना शुरू करती है फलस्तीनी लोगों से यूज करते हुए। फलस्तीनी लोगों के लैंड ऑलरेडी इस वक्त रिडक्शन में आ चुका हुआ। पैलेस्टीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1970 बॉम्बिंग अटैक्स फ्रॉम जॉर्डन, 1971 बॉम्बिंग फ्रॉम लेबनान, सारा कुछ करवाती है और इवेंचुअली लैंड अटैक होता है और पीएलओ रिमूव हो जाता है। इजरायली डिफेंस ट्रक निकलता है एक जगह से और वो क्रैश करता है फलस्तीनी वैन के साथ, और ये डिफेंस का जो ट्रक है ये अटैक करता है और यहां से फर्स्ट इंट्राफदा शुरू होता है और यहां पे पहली बेसिक इंटरनल लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई जन्म देती है एक और मूवमेंट को, जिसकी वजह से बहुत सारी लगती हैं, बहुत सारी जाने जाती हैं दोनों साइडों की, एक साइड की नहीं। इंटरनल लड़ाई जब भी होती है, बॉम्बिंग हो रही है, कार में बम चल रहा है, अगर आपके बुजुर्गों ने देखा होगा वो बोले होंगे एक जमाने में, शायद इसके बारे में बातें की जाती होंगी, उस वक्त इंटरनेट इतना नहीं था लेकिन टीवी के ऊपर न्यूज में काफी बताया जाता था। दिस लीड्स टू ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड वाशिंगटन डीसी में 1993 के अंदर, और
तबा इजिप्ट के अंदर 1995 के अंदर एक ओस्लो अवार्ड होता है, एकॉर्ड होता है, और उस एकॉर्ड की बेस के ऊपर अब इस इलाके का, इस लैंड के नक्शे में कुछ इस तरीके का नक्शा बन जाता है। लाल रंग का एरिया ए जो कि फलस्तीन के कंट्रोल में है, ऑरेंज कलर का एरिया बी जो कि फलस्तीन और इसराइल दोनों के कंट्रोल में है, ग्रे कलर का एरिया सी जो कि इसराइल के कंट्रोल में है, और ब्लू कलर का एरिया जो कि ऑलरेडी इसराइल था, स्टेट ऑफ इसराइल थी, जो कि एस्टैब्लिश हो गई हुई थी यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक। यहां पे फिर लड़ाइयां शुरू होती हैं। सेकेंड इंतफादा शुरू होता है आपका। क्यों? क्योंकि एरियल शरोन मस्जिदुल अक्सा का विजिट करता है और मुसलमान ये कहते हैं कि ये यहूदी साला कुत्ता ये मस्जिद अक्सा में घुसा कैसे। अब आप लोग इतने निक्के से रह गए हो, छोटे से रह गए हो, अरे भाई मस्जिद अक्सा है, तुम्हें क्या तकलीफ क्या है? ये जूस नजिश, ये नजस बंदा, कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28, ये जो नजिश बंदा है, जो पुपू बंदा है, ये मस्जिद अक्सा में घुसा कैसे? और यहां पे एक दफा फिर लड़ाइयां शुरू होती है और जूस को, जो जूस इस लाल एरिया में रह रहे हैं, गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं नीचे वाली, यहां से धक्के देके बाहर निकालना शुरू किया जाता है और 2005 तक मेजॉरिटी ऑफ द जूस जो हैं वो उस एरिया से बाहर निकलते हैं। हमास और फाता का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि इस एरिया को ऑक्युपाई कौन करे। दोनों मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों की आपस में भी लड़ाई शुरू होती है कि जो थोड़ा सा फलस्तीन बना है ये किसके पास रहेगा। मैं लाइव चैट में देख रहा हूँ कोई डंगर पुना हो रहा है, और अगर कोई डंगर पुना हुआ तो मेरे मोड्स को खुली छूट है कि जरा 2-3 दफा अच्छा अच्छा टाइम स्टैम्प दें, टाइम टाइम आउट दें, और अगर कोई बंदा ज्यादा पंगा कर रहा है तो बराए मेहरबानी बिला झिझक ब्लॉक करें। मुझे इस वक्त लाइव चैट में कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हमास गाजा स्ट्रिप पे फाइनली कंट्रोल करता है 2014 में। ऑपरेशन कास्टलैंड शुरू होता है, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस शुरू होता है, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज शुरू होता है, और ये 2014 तक गेम चलती है इनकी। और फिर फाता का हमास के साथ एग्रीमेंट हो जाता है। वाह, तो उन्होंने कहा ओके जी, हम एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, एंजॉय करते हैं। फिर आते हैं आपके ट्रम्प साहब बहादुर। ट्रम्प साहब बहादुर आते हैं 2018 में, और वो टेलीवी से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी को उठा के जेरूसलम में कर लेते हैं। और आपने इंटरनेट पे और जगह जगह बड़ी न्यूज सुनी होगी, जिसकी वजह से अमेरिका फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम जेरूसलम को स्टेट ऑफ इजराइल का कैपिटल एक्सेप्ट करता है। वरना अभी तक हमने लैंड इस इलाके में देखा था कि वो दोनों के साथ शेयर्ड है। जब यूएस ने अपनी एम्बेसी मूव की तो इन एसेंस यूएस ने जेरूसलम को कैपिटल माना बाय डिफॉल्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, आलमी दुनिया में बहुत बातें होती हैं, लेकिन ट्रंप की गर्दन में जितना बड़ा सरिया है उस सरिये को बेंड कोई नहीं कर सकता। लिहाजा ट्रंप के उस सरिये को कोई बेंड नहीं कर सका, और यूएस एम्बेसी वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू फर्स्ट एम्बेसीज, रादर इतनी बड़ी कंट्री की एम्बेसी ने अपनी एम्बेसी जेरूसलम में मूव की, एंड दैट बिकम्स ए रिमार्केबल हिस्टोरिकल मूवमेंट। 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट होता है, और उस सीज फायर एग्रीमेंट में कतर, इजिप्ट और यूएन रेजोल्यूशन करती है कि भाईजान ये जो गाजा स्ट्रिप से 2018 से 2021 के दरमियान जितनी भी अटैक्स हुए हैं, यार इनको बंद करो, सीज फायर करो, दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, तुम लोग ये सारे लोग इजरायली और ये सीज फायर करो। सीज फायर अकॉर्ड हुआ है 2021 के अंदर। इसके अंदर कतरी कौम भी बैठी है, इजिप्शियन कौम भी बैठी है। ये 2023 चल रहा है। अक्टूबर में इसराइल का प्रेसिडेंट साहब आके बोलते हैं कि हम पीस में रहना चाह रहे हैं सारे लोग, और हम पीस में रहेंगे। इसराइल को प्यो को भी पता नहीं लगा, मुसाड की दूर दूर तक मुसाड को समझ नहीं सकी कि इजिप्ट और कतर हमास को मिसाइल्स प्रोवाइड करी जा रहा है, और वो रखी जा रहे हैं मेजर मिसाइल्स।
ये जो 5,000 मिसाइल सिर्फ 2 घंटों से कम टाइम में दागे गए, ये 5,000 से ज्यादा मिसाइल एक बहुत बड़े शिप के कंटेनर में नहीं आए कि सारी दुनिया को पता लग जाए कि शिप के कंटेनर आ रहा है, उसके अंदर मिसाइल ही मिसाइल हैं। ये स्मगल किए गए। गाजा स्ट्रिप में बैठे हुए हमास मिसाइल बना नहीं सकते अपने पास, उनको दिए गए। ये आर्टिलरी मिसाइल्स उनको प्रोवाइड किए गए और ये ईरान, इजिप्ट, कतर, यहां से इनके पास पहुंचे वाइल सीज फायर चल रहा है। और वो जो टिकिंग टाइम बॉम्ब था वो फाइनली फटता है और हमास एक ही दिन में विद इन 2 आवर्स 5,000 मिसाइल दागता है इसराइल के ऊपर। इसराइल का आयरन डोम, विच इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट एंटी मिसाइल अम्ब्रेला, ओवरवेल्म हो जाता है इतने ढेर सारे मिसाइल्स के साथ। और वो उनके की इंस्टॉलेशंस और प्लस लोगों के ऊपर जाके गिरते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर जाके गिरते हैं। उसके अलावा हमास गाजा स्ट्रिप से निकलता है और इर्द गिर्द की 3 या 4 इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करता है। प्लस एक कॉन्सर्ट हो रहा था, उस कॉन्सर्ट से निकले हुए लोगों की गाड़ियों के ऊपर अटैक करता है, उन सारे बच्चों, बूढ़ों, औरतों, सबको कत्ल करता है और एक मैसिव किलिंग शुरू होती है। और फिर उस मैसिव किलिंग का जवाब देता है इजराइल। हिंदुस्तान टाइम की एक लिंक आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ये आपको बताएगा कि किस तरीके से 5,000 बॉम्बों ने किस तरीके से इनका जो है वो इनका वो खत्म किया, डिफेंस सिस्टम को खराब किया। मैस, दिस इज हाउ मैसिव इट वाज। हिंदुस्तान टाइम का ये आपके पास एक यूट्यूब का लिंक मैंने आपको भेजा है। उसके अलावा मैं आपको 2 और लिंक्स भेज रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ और डेटा पता लगे। हमास ने किस तरीके से इजराइल पे कौन कौन से अटैक किया, किस किस एंगल से अटैक किया, वो मैं आपके लिए एक और ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं है, किधर गया यार, ला 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 ला, किधर गया वो। ओके, वो मेरे पास अब पता नहीं कहाँ पे चला गया, मैंने देखी थी एक वीडियो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी निकाल के भेज देता हूँ आप लोगों को जैसे मुझे मिलती है। तो जनाब, दिस इज हाउ इट एंड्स। नाउ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर एवरी बैटल इन दिस लैंड। अगर आप इस लैंड की हिस्ट्री देखो तो इस लैंड की हिस्ट्री में आपको पता लगेगा कि हर दफा लड़ाई करने के बाद हुआ क्या, कौन जीता, कौन हारा। खिड़की से तो देखो जरा, तो जब आप खिड़की से देखते हो कौन हारा कौन जीता हर लड़ाई के बाद, तो आपको पता लगेगा कि कौन हारा और कौन जीता। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कोई डिफरेंट आउटकम आ सकती है? अगर आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री देखते हो, उसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं आया, तो क्या इस दफा आ सकता है? सिंपल सी बात है, अगर आप समझ जाएं तो समझने के लिए इशारा ही काफी है। ये चैनल 4 की न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं, भेज रहा हूं, चैनल 4 का न्यूज लिंक भेज रहा हूं आपको। अब ये चैनल 4 न्यूज मैं यहाँ पे चला नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली चैनल न्यूज चैनल है, तो जैसे ही मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। ये आपको दिखाएगा कि जिस वक्त हमास ने अटैक किया तो उसने अटैक किस किस एरिया के ऊपर किया, किस किस तरीके से किया। इसराइल इस वक्त रिटेलिएट कर रहा है, इट्स ए रिटेलिएशन, इट्स अ डिफेंस रिटेलिएशन अगेंस्ट हमास। दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं। वंस अगेन, मैंने शुरू में आपको जो हिस्ट्री दी बीसी की, वो
कुरान और तोरा दोनों के साथ मिला के दी। जो बाकी न्यूज हिस्ट्री दी वो हिस्ट्री है, कोई भी बंदा गूगल पे पढ़ सकता है। बीच में जो एनालिसिस है वो मेरा है, आप उस एनालिसिस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट एसेंस। उम्मीद है कि मैंने शॉर्ट टाइम में जस्टिफाई किया होगा आपको इसका कंप्लीट हिस्ट्री देने का, ताकि दुनिया का कोई बंदा आपको डिसीव ना कर सके कभी भी इस चीज के बारे में। दैट इज व्हाई आई वर्क एंड हाउ आई वर्क। तमाम मुसलमानों को दावत है, मैंने अभी तक जो भी बातें बताई हैं उसमें किसी भी चीज की अगर आपको कोई भी एतराज है आप आ सकते हैं। प्लीज रेफरेंस के साथ आइएगा, हवाई बातें नहीं चाहिए आज के दिन। टुडे इज ए वेरी वेरी एब्सोल्यूट टू द पॉइंट डिस्कशन। अगर नहीं कर सकते आप प्लीज मत जुड़िए, मैं 4 बातें करके स्ट्रीम बंद कर दूंगा ताकि लोगों के पास शॉर्ट टाइम में शॉर्ट डाटा हो। जनाब रियलिटी ऑफ इस्लाम साहब एंड एक्सक्लूसिव स्टाइल साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? आदम सर, जी सर। हाँ, just let me speak few words and then we'll continue. And also I will challenge everybody, any mullah or any mufti or whosoever about your this research. It's wonderful work you have done, really, according to my Torah and my knowledge. You have done really extremely good work. बहुत ही अच्छा काम किया है आपने, और इसमें एक जरा से भी झूठ नहीं है। जो भी आपने फैक्ट्स दिए हैं वो सारे के सारे सच हैं, बिल्कुल से सच हैं। हमारे तोरा से जो भी आपने गोलियात, डेविड, किंग डेविड और उनकी किंग डेविड की और साउल की जो पैलेस्टीनियन से कन्फ्रंटेशन होता रहता है, वो टोटली 100% मैचिंग विद तोरा राइटिंग्स। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छे। और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि यू आर प्रो इजराइल, यू आर प्रो ज्यूइश, और हम आपको बहुत ज़्यादा ऑनर, रिस्पेक्ट, लव, सिंसियर जो भी कहिए, हम हैं आपके साथ। आप हमारे साथ हैं तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे। वंडरफुल वर्क, और हमें रखिए आप। जो भी हमसे जिसको भी कोई प्रॉब्लम है इजराइल से, हम यहाँ आंसर करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू आदम सर एंड साहिल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड एडम, रियली ग्रेट वर्क, बहुत अच्छे से आपने कवर किया है शॉर्ट टाइम में। आई एम श्योर कि कई सारे लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पहले पता नहीं थी वो आज पता चली होगी। तो इट्स योर ड्यूटी कि आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो कीप शेयरिंग दिस स्ट्रीम विद एवरीवन। एडम साहब, आप अगर थोड़ा पानी शानी पीना चाहते हैं तो यू कैन हैव सम वाटर। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, आई एम हियर। टेक सम सुपर चैट्स। हाँ, प्लीज टेक, एंड कोई क्वेश्चन होगा सुपर चैट में तो आई विल आंसर। किसी नॉन मुस्लिम का क्वेश्चन है, कोई सुपर चैट में है, वैसे भी है तो यार मॉडरेटर उसको जरा हाईलाइट कर दो। अगर कोई क्वेश्चन है मुसलमान जो भी है वो आ सकता है, नॉन मुस्लिम कोई क्वेश्चन है तो वो सुपर चैट में दे दें, या किसी भी मॉडरेटर को टैग करके दे दे ताकि मॉडरेटर मुझे वो बता दे और मैं वहां से उसे पिकअप कर लूंगा। और एडम, डिस्कॉर्ड पे मेरा एक मैसेज भी देख लेना। जी सर, मैं देखता हूँ। लियो भाई कह रहा है, एडम सीरियसली यू रियली वर्क हार्ड, ट्रूली योर किंग। थैंक यू लियो भाई फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। तृप्ति पाटिल, ना हिस्टोरियन की जरूरत पड़ी ना जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट की, लाला जी ने सबका काम छीन लिया। लाला जी सब है, ऑलराउंडर है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है। श्रेयस भाई आए हैं, कह रहे हैं भाई, डू दी मुल्लास हेट ज्यूज जस्ट बिकॉज द ज्यूज डिडंट एक्सेप्ट मोमो एज अ प्रॉफिट, एंड इज दैट व्हाई दे कंसीडर ज्यूज एज नजिस? हेट्रेड फॉर द ज्यूज अभी मैं खोलता हूँ, जब मुसलमान आते हैं, नहीं आते तो मैं अभी खोल के वो भी बताऊंगा। अभी इजराइल की बात हो रही थी। हेट्रेड फॉर ज्यूज, यस, मेरा अभी नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी करता हूँ।